हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि जो हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं रुकावट बनते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है भी क्या, देखो ये रहा, चैलेंजेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो रिलेटेड है किससे, इंक्लूसिव ग्रोथ से। इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या आता है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो पहले पॉइंट समझते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का मतलब क्या है। देखो ग्रोथ जो है वो हम इंडिविजुअल पर्संस की बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल फील्ड की बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं हम सबके डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम पूरे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हम कब बोलेंगे, जब जो हमारी कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जिसको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर हो, तीनों की इक्वली ग्रोथ हो। तो और जो तीनों है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है। लेकिन हमारे वहाँ हो क्या रहा है, मिक्स्ड ग्रोथ हो रही है, यानी कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या इंडस्ट्रीज सेम रेट पे ग्रो कर पा रही है, नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उसके इंपैक्ट भी क्या पड़ रहे हैं, मिक्स्ड इंपैक्ट पड़ रहे हैं। यानी कि हम जो है वो डेवलप्ड नेशन का पार्ट नहीं है, हम डेवलपिंग नेशन का पार्ट है, यानी कि ऐसा नेशन हमारा जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अभी टाइम लगेगा उसे डेवलप होने में, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट को समझें तो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज हैड मिक्स्ड इंपैक्ट ऑन रियल डेवलपमेंट। तो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके जो मिक्स्ड इंपैक्ट पड़े किस चीज के ऊपर, रियल डेवलपमेंट के ऊपर। वाइल जीडीपी इज सीन एज प्राइमरी मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे हम जीडीपी को क्या समझते हैं, प्राइमरी मेजर समझते हैं किस चीज का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। यानी कि जीडीपी जितनी अच्छी होगी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ उतनी ही अच्छी है। एक मिनट, चलो आगे समझते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, तो ऑन रियल डेवलपमेंट। तो वाइल जीडीपी तो हमारा है ही, ठीक है, सबसे प्राइमरी मेथड, क्योंकि जीडीपी बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, तो ये वो मेथड है जिसके जरिए हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। यानी कि जीडीपी जो है, ठीक है, अगर जितनी अच्छी होगी हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उतनी तेजी से हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि जीडीपी अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी के भी टाइप्स होते हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी जब बढ़ती है ना तब हम बोलते हैं कि हम जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है वो एक सबसे प्राइमरी मेथड है इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करने का। इसके अलावा द राइजिंग जीडीपी रेट हैज नॉट इफेक्टिवली ट्रिकल डाउन टू दोज एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि भाई जो जीडीपी है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है ग्रोथ को शो करने में। हाँ है इफेक्टिव, पर उतना नहीं है, हमें और भी मेजर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ देखनी है, फिर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट देखनी है। तो अगला पॉइंट क्या आता है, द पोरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन, खासकर वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कंटिन्यू टू स्ट्रगल, वो आज भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो वो है काफी अच्छी है, हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो राइज कर रहा है, एवरेज इनकम राइज कर रहा है, नेशनल इनकम राइज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिकली काफी अच्छे हैं। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं लेकिन आज भी, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, बेसिक चीजें होती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, यानी कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड शेल्टर एंड हाउसिंग, ये जो बिल्कुल एसेंशियल फैसिलिटीज है ना, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, जो पूरे सेक्शन सोसाइटी के, खासकर वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, कंटिन्यू टू स्ट्रगल, वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बस क्या दिक्कत है, एवरेज इनकम बढ़ के दिखाई देती है, जीडीपी बढ़ के दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग भी तो है, उनका फर्क भी तो पड़ता है। वही बात है कि भाई मैं एग्जाम्स देने गया, अब जो मेरी जो परसेंटेज है वो काफी उठ के दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो तो दिख नहीं रहे लोगों को, क्योंकि लोगों को किससे मतलब होता है, एवरेज से। तो वो चीज़, तो एवरेज तो कुछ लोगों की वैसे भी उठाई जा सकती है, तो वो चीज़ बनती है यहाँ पे। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके बाद क्या बात आती है यहाँ पे हमारे पास,
तो दीज फंडामेंटल इश्यूज हाईलाइट अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो हाईलाइट करते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी इन पॉलिसी, पॉलिसी विजन एंड स्ट्रेटजी। तो ये यहाँ पे एक लैक हो जाता है पॉलिसी विजन के अंदर और स्ट्रेटजी के अंदर। अंडरस्कोरिंग द नीड टू मेक इंक्लूसिव ग्रोथ अ सेंट्रल फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। और एक बात ये भी आती है कि जो मेन फोकस होता है किसका, सेंट्रल फोकस होता है किसी पॉलिसी का, वो किस पे होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है कि हम इकोनॉमिकली ग्रो कैसे कर रहे हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है जो दिक्कत बनता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ये हमारे पास एक और मेजर इशू है। इसके भी दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट वहाँ पे है, दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ। तो पहले बात करते हैं पॉवर्टी की। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी का, है ना, गरीबी। जो पर बात भी की बिलो पॉवर्टी लाइन की, यानी कि हम जो कहते हैं कि हम इकोनॉमिकली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतने बेटर हो रहे हैं, जीडीपी इतने ट्रिलियंस में जाने वाली है, ठीक है, हम टॉप 3 इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास जो लोग हैं अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उनके पास एसेंशियल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, एसेंशियल गुड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी किस में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। अब उससे कुछ मेन रीजन हो सकते हैं, गरीबी में कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अच्छी नहीं है उनकी। दूसरा भाई अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जॉब भी नहीं है उनके पास, तो गरीब तो रहेंगे ही। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा है। तो इस पॉइंट को समझते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इट इज चैलेंजिंग टू डेवलप एन इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो काफी चैलेंजिंग होता है कि हम जो है वो डेवलप करें एक इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। एम्बिग्विटी सराउंडिंग पॉवर्टी डेफिनेशंस अफेक्ट्स द रिलेटेड एरिया सच एज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। जैसे अब कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बन जाती है, खराब कर देती है हमारी इन पॉलिसीज को। जैसे कि पॉवर्टी डेफिनेशंस अफेक्ट्स द रिलेटेड एरिया सच एज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। अब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बनानी पड़ती है एंड सब्सिडी देनी पड़ती है फॉर द पुअर, ठीक है, अल्टीमेटिंग इम्पैक्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ को अफेक्ट करता है, क्योंकि अब जो पुअर लोग हैं वो क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अलग से बनेगी, कैसे से दूर किया जाए। इसके अलावा उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती है ना। हमने आपको देखो पिछली वीडियो में बात की थी पीडीएस की, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो वो किसके लिए चलाना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए ना भाई जिनके पास एसेंशियल गुड्स को खरीदने के लिए भी क्या है, पैसा नहीं है, वो अफोर्ड उसे नहीं कर पा रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है कई करोड़ लोग फिर भी हैं जिनके पास वो सब्सिडीज, वो बेसिक चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो भी उन तक वहां पे नहीं पहुंच रहा है। इसमें किसकी दिक्कत है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना वो चीजें सही तरीके से नहीं हो रही है। अब एक पॉइंट आता है फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट कब क्रिएट होता है, फिजिकल डेफिसिट जब क्रिएट होता है जब हमारी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं लोन पे जिंदा हो, ठीक है, लोन ले रही हो, उनकी लॉस बोलते हैं हम इसे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स हैव लेड टू एन एक्सपेंडिंग फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट स्कीम चलाती है अपनी, तो अपना पैसा खर्च करती है। तो जब पैसा खर्च करेगी तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो एक्सपेंड होगा हमारा फिजिकल डेफिसिट। अब पैसा ये तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट के पास पेड़ लगे हुए हैं वहां से तोड़े पैसा दे दिया, नहीं, कहीं ना कहीं लोगों का पैसा है। और अगर लोगों के पैसे में काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, चाहे वो हमारे आरबीआई से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, है ना। जैसे आजकल देखो पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है, वो उधार पे जिंदा चल रहा है ना। हमेशा रहता है वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेता है कि हमें तो जी वॉर लड़ना है, और वर्ल्ड बैंक कितना अच्छा है, वो कहते जाओ तुम्हें वॉर लड़ना है तुम लड़ो, तुम चाहे इंडिया से लड़ो, और उन्हें पता है इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे, लेकिन फिर भी लोन दिए जा रहे हैं उन्हें। तो वही बात है कि भले ही तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बिल्कुल डाउन चल रहा हो, भले ही तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे ना हो, पर तुम्हें वॉर लड़नी है तो उसके लिए तुम्हें लोन भी मिल रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड होते हैं कई बार, तो मुझे सिर्फ इस पॉइंट पर रहना है। हाँ, तो मैं क्या बात करता हूँ, फिजिकल डेफिसिट जो है वो एक्सपैंड होता है जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। एक्सरबेटिंग इंडियाज ऑलरेडी हाई डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। तो इंडिया ऑलरेडी हाई डेट टू जीडीपी रेशियो, तो इंडिया का जो है पहले ही जो है काफी हाई है रेशियो। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, और नेगेटिव बैलेंस है ट्रेड का पता है बैलेंस नेगेटिव कब होता है, जब हम जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन गुड्स की हम जो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं अपनी मार्केट के अंदर, लेकिन हमारे गुड्स की डिमांड कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो चीजें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। तो ये भी है। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, और यही नहीं, हम करंट अकाउंट में भी क्या है, डेफिसिट में, यानी कि हर तरीके से हम किस में है, या तो कर्ज में है या उधार में है, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो कहीं ना कहीं दिक्कतें बन रही हैं किस चीज के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो ये ग्रोथ हम कब करते हैं, पहले तो हमें जीरो पे आना पड़ता है। जीरो पे कब आएंगे, जब हम कहीं ना कहीं अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव करेंगे। अगर पॉजिटिव नहीं भी करेंगे तो इक्वल करेंगे, यानी कि जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव होने के चांसेस हो जाएंगे। अपने डेट्स को खत्म करेंगे, तब हम कहीं बोलेंगे कि हम जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोन ही कवर नहीं हो रही, ठीक
ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ दिक्कतें बन रही थी इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या आता है, चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कुछ हमने चलो एलपीजी की पॉजिटिव बातें तो बहुत करी है पिछली वीडियोस में, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े किसको लेके, एलपीजी को लेके, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लेके। तो एलपीजी इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी अमंग द पुअर। तो भाई एलपीजी ने मान लिया कि कुछ चीज़ें जो है बढ़िया करी, ठीक है, लेकिन वह लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैव लार्जली बेनिफिट टू प्राइवेट कॉर्पोरेशन। लेकिन अगर बात करूं लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, उसका मेन बेनिफिट किसको मिला, कॉर्पोरेशंस को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी फर्म्स को, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, उसको बेनिफिट मिला इन चीज़ों का। क्योंकि कहीं ना कहीं नई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, नई नई मशीनरी आ रही है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, नया नया पैसा आ रहा है, तो सब चीज़ों को बेनिफिट किसको मिल रहा है, कॉर्पोरेशंस को। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो है हमारे पास। उसके बाद क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो कॉर्पोरेशंस और यहाँ पे एलाइट्स, एलाइट क्लास लोग वो होते हैं भाई जो काफ़ी अच्छे होते हैं या फिर काफ़ी अमीर होते हैं वो, एंड द वेल्थी भी हो गया अमीर लोग। ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड एक्सटेंशियल थ्रेट्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और यही नहीं, जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं भी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं स्मॉल या फिर मिड लेवल एंटरप्राइजेस, ठीक है, उनका बेनिफिट किसको मिला यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, उनका बेनिफिट, उनको नुकसान ही हुआ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे, किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट थे यहाँ पे एक तो उनका पैसा नहीं है तो डिपेंडेंट हो गए हमारी कंट्री के लोन स्ट्रक्चर पे, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे कि वहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को सपोर्ट कर पाएं, एक तो उस पर डिपेंडेंट हो गए। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी है, अब जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जब ग्लोबलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उसमें नुकसान क्या होगा, उसमें नुकसान ये होगा कि जो लोग हैं, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा उनके लिए। अब जो कंपटीशन बढ़ेगा उसको नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा इन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, यानी कि और लोगों के पास जो है वो ऑप्शन बन जाएंगे कि वो चाहे तो इनसे गुड्स खरीदें, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, या फिर वो जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री से या फिर एमएनसी से, वहाँ पे जाके बाई कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंच रहा था जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। यानी कि वही सिस्टम जो अंग्रेजों के टाइम में नहीं हुआ कि जब अंग्रेज आए उन्होंने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी स्मॉल बिजनेस के साथ और मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ कॉम्पिटिशन राइज होने की वजह से, ठीक है। तो ये सब कुछ नुकसान थे जो कहीं ना कहीं हमें हो रहे थे एलपीजी पॉलिसी की वजह से, और ये करना भी जरूरी था, वरना ऊपर के पॉइंट सही नहीं होते, ट्रेड बैलेंस ठीक नहीं होता हमारा, ठीक है। तो वो चीजें। अब हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, सोशल इनजस्टिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि चलो भाई बहुत बात कर ली बिजनेस की, अब थोड़ा समझते हैं सोशल इनजस्टिस को। यानी कि एक तो सबसे पहली बात सोशल इनजस्टिस में क्या आता है कि भाई गरीबी का जो फर्क है वो सिर्फ अडल्ट लोगों पे नहीं था या फिर सिर्फ बड़े लोगों पे नहीं था, बच्चों ही पड़ रहा था, ठीक है। जब लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होगी तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा, बच्चों पे ही पड़ेगा। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे, ठीक है, और बेचारे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। चलो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी चलाई थी, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मिड डे मील स्कीम, है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्कूल से बच्चों को खाना प्रोवाइड करी थी, वरना वो नहीं था स्कूल में, ठीक है, क्योंकि बच्चे घर से खाना आगे नहीं गए, ठीक है, वहाँ प्रिंसिपल लगा है भाषण देने में, बढ़िया असेंबली के अंदर, चलती धूप पड़ रही है, गर्मी, वहाँ प्रिंसिपल दे रहा बिल्कुल मस्त भाषण, बच्चों सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बच्चे खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंदर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, दोबारा भाषण शुरू कर देते थे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गए, फिर टीचर्स भी आ रहे हैं, सब अपना अपना ज्ञान देने में लगे हुए हैं, वहाँ बच्चे परेशान है, सर कम से कम अंदर बिठा दो, पंखे के नीचे बिठा दो, वहाँ सुन लेंगे, वहाँ सह लेंगे वही सब, लेकिन ऊपर से गर्मी, ऊपर से आप लोग, फिर भी ठीक है टीचर मान नहीं रहे, वहाँ बच्चे गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा क्या रही है, वाह टीचर का भाषण सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को मिड डे मील स्कीम में लेके आओ, ठीक है, बच्चे खाना खा के आएंगे, जो बच्चे घर से खाना खा के नहीं आए उन्हें खाना मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़, तो ये चीज़ बढ़िया थी। तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार थे वहाँ पे लोग, क्योंकि हम सब क्या मानते हैं, तो मजाक की बात तो मैंने बहुत कर रही है यहाँ पे, भाई हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि हम सब मानते हैं कि अगर हमें जो है ह्यूमन बींग्स को फिजिकल एसेट्स में कन्वर्ट करना है तो उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ कब अच्छी होगी, प्रॉपर तरीके से खाना वगैरह खाएंगे, है ना। तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार थे, तो ये एक प्रॉब्लम बन रहा था, रिमेन्स अ नेशनल सीम। तो ये हमारे क्या बन गया था, नेशनल सीम बन गया था कि हमारे पास जो कि एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड है, तब भी हमारे पास क्या इतनी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही कि लोगों का पेट भरा जा सके। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। एंड डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर, वो तो मैं बात करता हूँ इनइक्वालिटी के पॉइंट पे, कि जो रिच है और जो पुअर है उनके बीच में जो गैप था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। यानी कि गैप ज़्यादा होने की वजह से जो पुअर है वो अच्छे लेवल पे गरीब थे,
और जो अमीर थे वो अच्छे लेवल पे अमीर थे। वही आज भी है कि 90% रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ इंडिया के 10% लोगों के पास है, और जो बाकी 10% रिसोर्सेज हैं उस पर 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। और यही नहीं, भेदभाव भी हो रहा था कि भाई ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि माइनॉरिटीज हो गई, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंटिन्यू टू बियर द ब्रंट ऑफ पॉवर्टी। इन्हें भी कहीं ना कहीं जो है गरीबी का झटका महसूस हो रहा था, और ये भी जो बेचारे थे वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। यानी कि भेदभाव जो है बहुत बड़े लेवल पर था। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सोशल इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि भाई ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रोथ के साथ ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये भी एक कारण था ग्रोथ ना हो पाने का, क्योंकि अगर लोग जो हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो अब जब गवर्नमेंट ही हमारी लोगों में भेदभाव करेगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी, या फिर लोग ही डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे दूसरे में, तो ग्रोथ पे कैसे ध्यान देंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, और वो चीज़ मेरे हिसाब से अब इंप्रूव हो रही है लोगों के अंदर। जैसे लोगों ने एजुकेशन ली है, लोगों को पता लग गया सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ये धर्म वगैरह ये सब चीज़ें, ये वो बड़ा है वो छोटा है, कुछ नहीं होता। हाँ, इनइक्वालिटी को लेके अभी भी एक जगह है, तो वो है रिच और पुअर सेक्टर के अंदर, है ना, कि जो रिच लोग हैं और जो पुअर लोग हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप रहता है कि रिच पीपल्स जो है वो पुअर लोगों को कुछ मानते ही नहीं है अपने आगे, ठीक है। उनका अपना अलग ही एटीट्यूड लेवल होता है यहाँ पे। वो चीज़ थोड़ा सा भी चेंज करने की जरूरत है, वो चीज़ें यहाँ पे। 6 पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। एक सिंपल सी बात है, अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ना। लैंड्स डेवलप करनी होंगी, बिल्डिंग्स डेवलप करनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना होगा, इंडस्ट्रीज बनानी होंगी, ठीक है। सर्विस सेक्टर को ग्रो करवाना पड़ेगा, तब तुम बोलेंगे यहाँ की इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखता हूँ, मेन बात किसकी होती है, सोशल ओवरहेड कॉस्ट की। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है कि सोशल अब ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ होने के लिए गवर्नमेंट को बेसिक फैसिलिटीज जो है वो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, या फिर तभी सर्विस सेक्टर क्या होगा, ग्रो होगा। और यही नहीं, एग्रीकल्चर भी तभी ग्रो होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और इक्विपमेंट की जरूरत क्या पड़ती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पड़ती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चा इसके ऊपर करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसी को हम बोलते हैं सोशल ओवरहेड कॉस्ट। और ये एक रीजन है कि जो अर्बन एरियाज हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छे से खर्चा किया हुआ है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजीली अवेलेबल है, पावर सप्लाई इजीली अवेलेबल है, ठीक है, एजुकेशन इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो हर एक पब्लिक फैसिलिटी है ना अर्बन सिटीज में इजीली अवेलेबल है ज़्यादातर, इसलिए इंडस्ट्रीज जो है वो यहीं पे लगाई जाती हैं। और रूरल एरियाज में ये सब फैसिलिटीज जो है वो इनका लैक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है जल्दी से स्टैब्लिश नहीं किया जाता। या तो वहाँ पे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे जॉब भी नहीं है। इंडस्ट्रीज होगी, अब एक सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, सर्विस सेक्टर नहीं होगा, तो जो भी नहीं होगी वहाँ पे है तो कुछ, तो सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, कि लोग जो अपनी ज़मीनों पे खेती कर रहे हैं उससे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है। इसके अलावा लो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वो तो बात कर ही चुका मैं, टेक्नोलॉजी की जो हालत है बहुत खराब है, इनोवेशन हो नहीं रहा। अब इनोवेशन ना होने का कारण मैंने दिया था कि भाई इनोवेशन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, है ना। पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर इनोवेशन कब होती है, जब हम रिसर्च के ऊपर खर्चा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रही। वो होगी तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ बढ़िया हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, सिर्फ किस चीज़ की वजह से, पैसे की वजह से। अगला पॉइंट हमारे क्या आता है, पॉवर्टी। वो बात पहले भी कर चुका, फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पॉवर्टी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉवर्टी जो है वो सिग्निफिकेंट बैरियर रहा इंक्लूसिव ग्रोथ का। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने क्या दिखाया, इट रैंक्स इंडिया 66 आउट ऑफ 109, यानी कि इंडिया की रैंक जो है गरीबी में कितनी थी, 66वीं थी 109 में से कंट्रीज। डिस्पाइट प्रोग्रेस 373 मिलियन इंडियंस कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस एक्यूट डेप्रीवेशन, जहाँ पे 373 मिलियन जो इंडियंस है वो कहीं ना कहीं किस में है, एक्यूट डेप्रीवेशन में, यानी कि जिनके पास एसेंशियल नीड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। विद 8.8% लिविंग इन सेवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जहाँ पे 8.8% लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे गरीबी में रह रहे हैं, और 19.3% वनरेबल टू इट। तो ये सब हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है किस चीज़ का, गरीबी का। अगला पॉइंट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक मेजर रीज़न है गरीबी होने का, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होती तो लोग गरीब ही नहीं होते। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक और रीज़न बनता है हमारा किस चीज़ का, गरीब होने का। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ रीजंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक मिनट चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन प्रेशर, है ना। हमारे वहाँ सिस्टम ही क्या चलता है, हम दो हमारे 8, हम दो हमारे 10,
ठीक है। तो भाई पॉपुलेशन प्रेशर तो भाई क्योंकि हम जो है वो 30 करोड़ से 30-35 करोड़ से कितने हो गए आज, 140 करोड़ हो गए हैं, तो उसका प्रेशर तो पड़ेगा ही। ठीक है। अब इतने सारे लोग हैं, इन्हें एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे गवर्नमेंट? क्या अपनी जेब से जॉब निकाल ले कि लो तुम जॉब करो चाहे मत करो, हम तुम्हें सैलरी देंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या आया? सबसे बड़ा रीजन जो है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। इसके अलावा एक रीजन और भी है, अनस्किल्ड लोग। मतलब गवर्नमेंट की वजह से दो प्रॉब्लम्स हैं। अनस्किल्ड लोग जो है, ठीक है, उन्हें जॉब दे नहीं सकती, जो स्किल्ड लोग हैं उनकी जॉब लग नहीं रही है। ठीक है। तो ये दो तरफा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, एक थोड़ा समझो, लोग जो है पढ़ लिख जा रहे हैं अब, है ना, 12वीं इजीली हो जा रही है, चीटिंग इतनी हो रही है स्कूल के अंदर। कॉलेज भाई जिनको कुछ नहीं आता वो कॉलेज कर लेते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं। मानता हूँ आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई पता नहीं क्या यहाँ भी चीटिंग वीटिंग पैसे देके अपनी डिग्री ले लेते हैं ग्रेजुएशन की। ठीक है, आता उन्हें भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उन्हें क्या चाहिए? जॉब। अब सब क्या बोलते हैं, भाई हमने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं लो लेवल काम क्यों करूंगा, मेरे को तो हाई लेवल सैलरी चाहिए। अब हाई लेवल सैलरी उन्हें कोई दे नहीं रहा, क्यों? गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन इसलिए है क्योंकि आप पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। प्राइवेट सेक्टर बोलती है भाई हमें तुम्हारे नंबरों से कोई मतलब नहीं, तुम्हें आता क्या है ये बताओ, हम तो तुम्हें स्किल की सैलरी देंगे। स्किल उनके पास होती नहीं है काम करने की। ठीक है, तो वो चीज़ें, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ही सारे कुछ बनते हैं बेसिक रीजंस कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? एग्रीकल्चर। और खासकर हाँ एक बात और, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है कोविड के बाद। उसका एक मेन रीजन क्या है? क्योंकि कोविड के बाद ज़्यादा चीज़ें डिजिटली हो गई हैं, तो लोग जो है वो अपने घर बैठे भी काम कर रहे हैं और काम करने के कुछ इफेक्टिव मेथड भी आ गए हैं। खासकर अभी बीच में एक नई चीज़ उठी थी, AI, है ना, ज़्यादातर काम AI के जरिए हो रही है। और जब ज़्यादातर चीज़ें AI खुद कर देगा तो इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो और भी जॉब की कमी पड़ जाएगी। तो वो चीज़, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ये हमारे कुछ खास रीजंस। 10th एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, बात कर चुका हूँ क्यों है। ठीक है, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के कुछ मेन रीजंस क्या है? एक तो जो हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि जमीन वगैरह को एक्सप्लॉइट करें जहाँ पे हम खेती करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर में पीछे होते चले जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज की कमी जो है वो मेन रीजन है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का। इशूज विद सोशल डेवलपमेंट, बात कर चुका हूँ ऊपर वाले पॉइंट में, सोशल इंजस्टिस में, कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अलग अलग फैक्टर पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी एक कास्ट को लेके हो, किसी के रिलीजन को लेके हो, चाहे जेंडर को लेके हो, मेल और फीमेल के बीच में। तो हर जगह हर जगह जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट में भी क्या है, बहुत सारे इशूज हैं। ठीक है, इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज, इसकी बात मैं कर चुका हूँ कि लोग जो हैं वो रीजन के नाम पे भी क्या है, आपस में बटे हुए हैं। आज मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि अगर आप कभी भी एक स्टेट से, हम बोलते हैं कि हम सब मिले हुए हैं इंडिया के लोग, अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग ना कि लोग वो ये सोचते हैं एलियन आया कोई। आप मान लो मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, केरल चला जाऊँ, साउथ में कहीं भी चला जाऊँ, वहाँ के लोग ये समझते हैं भाई तो कोई मंगल का प्राणी आया है, एलियन आया, इसे हमारे वहाँ की भाषा नहीं आती, इसे हमारे वहाँ के तौर तरीके नहीं आते। अब भाई मैं वहाँ पे पहले जाके लैंग्वेज सीखूँ, एक तो उनकी भाषा इतनी मुश्किल, ठीक है, दूसरा वो खाने में क्या देंगे, इडली डोसा, पूरे दिन वो, तो भाई मूड खराब करते जाते। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, मैं बेस नहीं कर रहा साउथ की, साउथ काफ़ी बढ़िया जगह है। ठीक है, उसे बता रहा हूँ कि सब क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी कि हम जो है वो दूसरे जगह से आए हुए लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि बस ये तो तुच्छ प्राणी है, ये पता नहीं क्या दूसरे ग्रह से आया हुआ है, इसका UFO भी लैंड हुआ है केरल के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ी देर में अपना UFO पकड़ेगा, वापस अपनी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो वो हाल हो रखा है। इसलिए लोग जो है कभी अपने देखना कि जनरली ना दूसरी जगह जो जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर वगैरह होता है, वहाँ पर जाके काम करना पसंद नहीं करते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, अलग अलग लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और रीजनल डिस्पैरिटी सिर्फ इस चीज़ को लेके नहीं है, डेवलपमेंट को भी लेके है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल डेवलप नहीं है। ठीक है, खासकर अर्बन और रूरल को देख लो आप, अर्बन एरियाज वेल डेवलप होते हैं, रूरल एरियाज डेवलप नहीं होते। इसलिए सारी भीड़ कहाँ पे है, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, है ना। अब अर्बन में देखो आपको लोग ही लोग मिलेंगे, चीटी कम मिलेंगे, लोग ज़्यादा मिलेंगे अर्बन सिटीज़ में। वहीं आप गाँव की तरफ चले जाओ, घर के घर बना के लोगों ने खाली छोड़ रखे हैं, ताला लगा होता है मोटा सा बाहर दिखाने के लिए कि हमारा घर है यहाँ पे भी, लेकिन रहता कोई नहीं है गाँव में, है ना। चाहे वो यूपी के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे वो किसी भी ऐसी जगह लोग हों जहाँ पे जॉब्स की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, इंडस्ट्रीज नहीं है। ठीक है, तो वो सब कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं और वहाँ बैठ के काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी क्या देखना होता है कि हमारे बच्चों को बढ़िया फैसिलिटीज़ मिले, और वो कहाँ मिलेगी, अर्बन सिटीज़ में। इसलिए कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, पब्लिक डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और कुछ एरिया ऐसा वो यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज की बात को यहीं पर रोकते हैं। तो जिसको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जब बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार ले, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो लेना उतारना उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से।